प्रिय भाई बहनों, आज जिस प्रदेश की धरती में हम खड़े होकर के आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, उस प्रदेश का एक ऐतिहासिक दिवस है। आज मध्य प्रदेश के गठन की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। ऐसे अवसर पर एक ऐतिहासिक धरती में खड़े होकर के मैं एक ऐतिहासिक संदेश आपके लिए देना चाहता हूं। जिस धरती में हम खड़े हैं उसको आज सारी दुनिया में लोग उस जगह से परिचित हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगह है, विश्व ख्याति प्राप्त जगह बांधवगढ़ की धरती में खड़े होकर मैं अपने भाई बहनों को कुछ कहना चाहता हूं। इस धरती का एक अलग ही महत्व है। इतिहास के पन्नों में इसको सच्चाई को थोड़ा दबाया गया है, छिपाया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मैं आज 2005 में इस बांधवगढ़ की धरती में खड़ा हूं, तो आज के हजारों साल पहले ये धरती यहाँ के मूल निवासियों के सत्ता के अधीन होती थी। ये बांधवगढ़ के नाम से गद्दी जानी जाती थी, जहां 550 वर्ष तक लोधी राजाओं ने यहां राज किया था। 1212 के पास इस पर हमला हुआ, धोखे से गद्दी छिन गई। गद्दी ही नहीं छिन गई, पूरा इतिहास ओझल हो गया। आज इस जगह पर कोई लोधी राज का नाम जानने वाला नहीं बचा है। पर मेरा एक स्वभाव है कि मैं ऐसे कुछ काम करता हूं, जब कोई आदमी सच्चाई को कहने से कतराता है, डरता है, ऐसे काम करने का बीड़ा मैं उठाता हूं। तो इस धरती में खड़े होकर के जो भी बात हम कहें वो सच हो, सही हो, जो भी हमारे लोग जाने समझें, तो उनको इससे धोखा न हो, कहीं गुमराह न हो। तो सबसे पहले तो मैं आजाद देश में 58 साल की आजादी की जश्न मनाई जा चुकी है हिंदुस्तान में, लेकिन इस बात को हम निसंकोच कहेंगे कि आजादी के 58 सेकंड भी गरीबों की झोपड़ियों में आजादी नहीं पहुंची है। हजारों को आजादी से दूर खड़े हैं। यह देश हजारों उतार चढ़ाव देख चुका है, लेकिन जब परिवर्तन हुए हैं, तो परिवर्तन का बुनियादी काम हमेशा यहाँ के गरीब किसान मजदूरों ने किया है। जब यहाँ के बड़े बड़े जो अपने आप को बहादुर, तीसमार खा राजे रजवाड़े मानते थे, जब वो चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते थे, तो उस समय गरीब अपने हाथ में झंडा लेकर और अपना बलिदान देकर इस देश की अस्मिता को बचाया है। आजादी के 58 साल गुजर गए, लेकिन ये सच्चाई है कि आजादी गरीबों के चौखट में 58 सेकंड को भी नहीं आई है। और मैं इसी देश में पैदा हुआ हूं, पला और बढ़ा हूं, लेकिन मैं इस बात को जब से होशो हवास में आया, तो मैं इस बात को देख रहा हूं कि यहां सत्य का बोलबाला होता जा रहा, सच्चाई से लोग कतराते जा रहे हैं, सच कहने से लोग डरने लगे हैं। सत्य का इतना बोलबाला हिंदुस्तान के अंदर हो गया है कि सच बात को ही लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लंबे चौड़े भाषण हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े व्याख्यान हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि सच्चाई से परे है। वही बात लागू होती है मेरी अपनी समझ में कि जैसे हजारों फूल अगर कागज के या प्लास्टिक के बना के रख दिए जाएं, पर उसमें खुशबू नहीं आ सकती है, क्योंकि वो सच नहीं है। तो इस देश के अंदर जो बनावटी आचरण हो रहा, सॉन्ग रचा जा रहा, नकली बातें की जा रही हैं, सच्चाई को स्वीकार करने को लोग तैयार नहीं हैं। बड़े अफसोस की बात कि बड़े बड़े विद्वान, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोग असत्य के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। उनको असत्य को जितना स्वांग रचने में, उसको सजाने संवारने में मजा आता है, उससे ज्यादा वो सच से परहेज करते हैं। जैसे
मेरा अपना मत है और मैं कहता हूं इस बात को हमेशा कि जब तक इस देश में इंसान को इंसान नहीं माना जाएगा तब तक उसके लिए कोई योजना कामगार नहीं हो सकती है, कारगर नहीं हो सकती है। कोई भी योजना बनाई जाती है इंसान के लिए बनाई जाती है, जानवरों के लिए नहीं बनाई जाती है। कोई भी बजट आता है इंसान के लिए आता है आजाद देश में, सरकारों में। लेकिन यहां हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों से जब हमने तर्क किया कि भाई इस देश के अंदर वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था है, सबसे बड़ा विनाश का कारण इस देश के लिए यही है। क्या इस सच से मुकर जाओगे कि इस देश के अंदर मुट्ठी भर अंग्रेज विदेश से आए और हमारे ऊपर सैकड़ों साल हमारे सीने में बैठ के राज किया? क्यों किया? शक आए, मुगल आए, हूण आए, क्यों उनने राज किया? मुट्ठी भर लोग आए विदेशों से, हमको राउंड के कुचल के कई हजार ऊंट घोड़ों में सोना चांदी जवाहरात लूट के ले गए। क्यों ले गए? इसलिए ले गए कि हम सच से काफी दूर जीने वाले लोग थे। हजारों लोग एक जगह बैठे हुए होते थे, लेकिन उसमें 10 लोग ही लड़ाई का काम करते थे, बाकी लोग गुलामी सेवा चाकरी की उनकी जिम्मेदारी थी। और जब दुश्मनों ने देखा कि हैं तो हजारों लोग लेकिन लड़ने वाले इसमें मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी ये गुलाम है, चाकरी करने वाले लोग हैं, ये दास्ता की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, हथियार उठाने वाले लोग नहीं हैं। इसका लाभ लेकर विदेश से आए हुए लोगों ने हमारे ऊपर शासन सत्ता किया। सैकड़ों साल, हजारों साल हमारा देश गुलाम रहा। लेकिन आजादी के बाद जब संघर्ष छिड़ा, जंग गहराई, जब यहाँ के लोग लड़खड़ा गए 1857 में आजादी की जंग छिड़ी, भारत की आजादी की। और उस जंग को लड़ने वाले कौन लोग थे? जो यहाँ के बड़े बड़े अपने आप को राजा महाराजा धुरंधर योद्धा मानते थे, ये सारे लोग अंग्रेजों के पीछे लग्गू बन के अपने स्वार्थ की रोटियां सेक रहे थे। 1857 की पहली आजादी का बिगुल वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने आपके जिस जगह में हम खड़े हैं उसके बगल से थोड़ी दूर में डिंडोरी मंडला है, इसी जिले से उनने आजादी का बिगुल बजाया था। आजादी का संघर्ष छेड़ा था, 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था। उधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी से शंखनाद किया था। लेकिन यहाँ के जो छोटे मोटे राजे महाराजे थे, बेचारे आदिवासी पिछड़े, उन लोगों ने इस आजादी की जंग को अपने हाथ में संभाला और लड़ाई छेड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और बड़ी शर्मनाक बात, अफसोस का विषय है कि जो यहाँ के लोग ताकतवर लोग थे, राजे महाराजे, बड़ी बड़ी स्टेटें थी उनके पास, उन लोगों ने इस आज़ादी के आंदोलन को, क्रांति को कुचल दिया। अंग्रेजों से मिलकर के देश की आज़ादी की लड़ाई को धोखा दे दिया। 1857 की लड़ाई जब रानी अवंतीबाई लोधी ने छेड़ा था, उस समय आदिवासी राजा, बामनगढ़ के राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बाप बेटे उस लड़ाई को अपनी स्वीकारोक्ति दी थी कि ये सच की लड़ाई, आजादी की लड़ाई सही है, हम आपके साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखें कि 1857 में आजादी की जंग छिड़ी, रानी अवंतीबाई लोधी की इस लड़ाई में जब राजा शंकर शाह, युवराज रघुनाथ शाह ने हाथ बटाया, सहयोग देने का वचन दिया, तो अंग्रेजों ने उनको धोखे से गिरफ्तार किया और जबलपुर में उनको गिरफ्तार करके ले गए। उनके ऊपर 2-4 दिन औपचारिक कार्यवाही चली अदालत की और उनसे शर्त होती रही कि रानी अवंतीबाई लोधी ने जो आज़ादी का बिगुल बजाया है, इस राग में तुम राग मत मिलाओ, अवंतीबाई लोधी से अलग हो जाओ, तुम्हें जो इनाम में चाहिए वो हमसे मुहमागा ले लो, लेकिन रानी अवंतीबाई लोधी का अगर साथ दोगे तो तुम्हें हम तोप से बांध करके उड़ा देंगे। बाप और बेटों का बयान था आदिवासी राजाओं का। बामनगढ़ के राजा थे, वो कोई मामूली रियासत नहीं थी। बामनगढ़ में छत्तीसगढ़ से लेकर बैतूल, होशंगाबाद और इधर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक राज था आदिवासियों का। बामनगढ़ के नरेशों ने ये जवाब दिया था अंग्रेजों को कि एक बार नहीं, हम 100 बार तोप में तो उड़ सकते हैं,
लेकिन अपने बहन के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। और 18 सितंबर को एल्गिन चौराहे में उनको जब तोप से बाप बेटों को बांध के उड़ाया गया था, सामने हरे घास का मैदान था, जब दोनों बाप बेटों को उड़ाया गया तोप से तो पूरा मैदान ऐसे लगा था जैसे केसर बिछ गया हो, पूरे मैदान में चिथड़े उड़ गए।